अगर किसी एम्प्लॉय को रखना है, बिंदास होकर 4 नंबर के एम्प्लॉय को रखिए, आपके पूरे ऑफिस की व्यवस्था टस से मस नहीं होगी। सर 2 साल पहले आपने प्रिडिक्ट किया था भारत और पाकिस्तान के बीच अभी जो रिफ्ट हुई है, तो ये सटीक प्रेडिक्शन कैसे आती है? मनीष सिसोदिया का जो आपने प्रिडिक्ट किया था कि उनको जेल होगी, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक राजनीतिक एंगल था उसमें। गट्स देखो मेरी प्रिडिक्शन के, मैंने उनको बिहाइंड द बार दिखाया था अपनी वीडियो, और वो सच में बिहाइंड द वो बार हो सच गए। में बिहाइंड द बार गए। माननीय मोदी जी के बारे में आपको क्या लगता है कि मतलब वो कब बस्ता टांग देंगे? एक कमाल का आइडिया मेरे दिमाग में है, एक लाइव प्रेडिक्शन करते हैं, लाइव अभी के अभी। कैमरे पे एक लड़का ये बैठा है, तो इसके बारे में आप थोड़ा मुझे बताइए, इसके जीवन के बारे में बताइए। क्या है डेट ऑफ बर्थ आपकी? 3/8/1996। देखो 3 9 का कॉम्बिनेशन है इस व्यक्ति का, तो ये बात पक्की है कि ऑर्डिनरी व्यक्तित्व नहीं है, जीवन में आगे बढ़ने के सारे नंबर्स इसके पास मौजूद है। 3 भी है, 8 भी है, डेप्थ वाला भी है। इसके पास जिंदगी में इस नंबर के ऊपर एक कोर्ट केस जरूर होता है, उससे इसे सावधान रहना। भाई हुआ है क्या रे अभी तक? कोर्ट सच केस बता, हुआ है सच अभी तक? बताना। सच्ची बताओ। कोर्ट केस नहीं हुआ, मतलब यह है ना, हाँ। तो ये नौबत जरूर आती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड में। और आज हमारे साथ एक खास व्यक्ति मौजूद हैं जिनकी भविष्यवाणी सिर्फ सच ही नहीं बल्कि सटीक साबित होती है। आप उनको फ्यूचर टेलर के नाम से भी जानते हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जो बिल्कुल 100% सच साबित हुई हैं। चाहे वो भारत पाक युद्ध की आशंका हो, चाहे विराट कोहली की खराब फॉर्म या फिर कप्तानी जाने की कहानी हो, चाहे फेसबुक का नाम बदलकर मेटा रखने की बात हो, चाहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की कहानी हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरमीत सिंह जी की, जिनको भारत का विश्वसनीय ज्योतिषी और न्यूमरोलॉजिस्ट माना गया है। तो हम स्वागत करते हैं माननीय गुरमीत सिंह जी का। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया जी। आपके होस्ट बनने के लिए अश्विनी जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपने चुना। जी भारत के नायक की बात हो जी या आपके पॉडकास्ट की कहानी, जी। आपकी एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी आज के शो का पार्ट रहेगी। मुझे इस बात की अत्यंत खुशी रही। थैंक यू सो मच सर। 2 साल पहले आपने प्रिडिक्ट किया था भारत और पाकिस्तान के बीच अभी जो रिफ्ट हुई है, उसको आपने तब से 2 साल पहले कुछ प्रेडिक्शन इसके बारे में दिया था। तो ये सटीक प्रेडिक्शन कैसे आती है? दोस्तों, मैं पूरी जो भी भविष्यवाणी करता हूँ उसको जी। ज्योतिषी आधार होता है, जी जबकि ज़्यादातर ज्योतिषी भविष्य मलिका जैसी किताब पर आधारित भविष्यवाणियां कर रहे थे, जी जो शायद अभी तक सामने नहीं आई। ठीक है, उसमें कुछ उन्होंने देखा होगा। ना मैं उसको गलत बोलता हूँ ना उसको सही बोलता हूँ, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी अभी सच साबित होनी है। पर जो मेरी भविष्यवाणी थी वो पूर्ण ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित थी। जो पराशरी ज्योतिष मैंने सीखी है के.एन. राव सर से, भारतीय विद्या भवन से, उसी का इस्तेमाल करके मैंने वो भविष्यवाणी की थी। भारत की 2025 में सितंबर के आसपास मंगल की दशा शुरू होनी थी। अभी तो शुरू नहीं हुई, लड़ाइयाँ तो शुरू हो चुकी हैं। जी इसका भी मैंने अग्रिम कुछ परिवर्तन देख के पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। ये समय पिछले साल 2024 के नवंबर से ही शुरू हो चुका था। जी। वो भविष्यवाणी थी मंगल की दशा की। मंगल की दशा 2025 के सितंबर में शुरू होनी थी। मंगल भारत के चार्ट में, चूंकि भारत का टॉरस लगन है, मेरा खुद का भी टॉरस लगन है, सप्तमेश भाव मारक भाव होता है और सेकंड हाउस भी मारक भाव होता है। मंगल सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। मंगल राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ था। राहु को हम मुस्लिम वर्ल्ड से जोड़ते हैं, कुछ कास्ट को कह सकता हूँ, कुछ धर्मों को हम किसी न किसी धर्म से हम जोड़ते हैं। जैसे हिंदू धर्म जुपिटर से जुड़ा हुआ मानते हैं हम, क्योंकि वो सनातन है, पुराना धर्म है। जुपिटर क्या है? जुपिटर ओम और ओंकार और 3 नंबर देखोगे तो तीनों सिमिलर हैं। जुपिटर उसी नंबर को, उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, यानी धर्म को रिप्रेजेंट करता है। राहु मीन्स अनकन्वेंशनल थॉट, अनकन्वेंशनल पीपल। तो मंगल राहु के नक्षत्र में बैठा है, जो कि मुस्लिम वर्ल्ड को गवर्न करता है। तो मंगल क्या है? मंगल वार है, एग्रेशन है, ब्लड बाथ है, और राहु कौन है? मुस्लिम वर्ल्ड है। तो ये मैंने इस भविष्यवाणी का आधार कुछ पहले घटी घटनाओं से आधारित था। वो घटनाएं क्या थी? नुपुर शर्मा जैसा कोई कांड हो सकता है, इसकी आशंका मैंने जब मंगल और राहु की युति भारत के चार्ट में 12वें घर में हुई थी, तो मैंने अग्रिम भविष्यवाणी दे दी थी कुछ ऐसी घटना घटने वाली है। उससे उस घटना में मंगल राहु का मिलन 12वें घर में था। उससे पहले ही वीनस चूंकि वुमेन को रिप्रेजेंट करता है और भारत के लिए लगन का लॉर्ड है, और इवन नुपुर शर्मा जो कि टॉरस लगन है, यानी वो भी भारत वाला लगन है और भारत का भी टॉरस लगन है। मेरा खुद का जो प्रिडिक्शन कर रहा है उसका भी टॉरस लगन है। तो शायद मुझे भी नियति ने उस प्रिडिक्शन के लिए चुना था। वो 12वें घर में जो मंगल और राहु का मिलन हुआ, तो मैंने कहा था कि राहु मुस्लिम वर्ल्ड और मंगल कौन है? ब्लड बाथ, लड़ाई झगड़ा। 12वां घर है फॉरेन की इन्वॉल्वमेंट का। आपने देखा हुआ कतार और सऊदी जैसे कितने बाहर के देशों ने भारत को उस इशू पे धमकाया था जब नुपुर शर्मा ने अपनी जबान खोली थी, जबकि नुपुर शर्मा ने तो वही बोला था जो उनके ग्रंथों में लिखा है। लेकिन ऐसी एपिसोड होना है उसकी आशंका मैंने पहले से ही अनुमानित कर ली थी।
तो नुपुर शर्मा के रूप में जब वीनस पहले ही घुसा, राहु और मंगल के मिलन से पहले ही वीनस 12वें घर में एंटर कर गया। वीनस वुमन था और वीनस, चूंकि नुपुर शर्मा की खुद की भी टॉरस लगन थी, तो उनके लिए लगना लॉर्ड और औरत के रूप में 12वें घर में प्रवेश किया। राहु मुस्लिम वर्ल्ड, वीनस वुमेन। तो डेस्टिनी ने नुपुर शर्मा को उस लड़ाई का आधार बनाया। उससे पहले, चूंकि मोदी जी के शासनकाल में, मोदी मेरे भी बहुत पसंदीदा लीडर हैं मोदी जी, तो 12वें घर में वो मिलन हुआ, तो कुछ आशंका मुझे थी उसका पात्र नुपुर शर्मा बनेगी। इस बात को तो मैं अंदाजा, और ये कि वही एस्ट्रोलॉजी में इतना बड़ा अंदाजा लगाना आसान नहीं कि नियति का पार्ट कौन बनेगा गेम का, लेकिन वो लड़ाई की नींव वहीं रख गई थी। लेकिन आपकी प्रेडिक्शन जिस तरीके से होती हैं, जितनी सटीक होती हैं, यहाँ पे एक सवाल होता है। आपने बोला से जितने भी ये ग्रह होते हैं ये कहीं ना कहीं कुछ धर्मों से जुड़े हुए हैं, कुछ कास्ट से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। मेरा एक सवाल यहाँ पे आता है कि पाकिस्तान के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है आज तक उस देश में 28 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और किसी भी प्रधानमंत्री ने पूरा कार्यकाल अपना पूरा नहीं किया है। 5 साल कोई भी नहीं रहा है। 28 प्रधानमंत्री पिछले 70-72 सालों में, 75 सालों में उन्होंने बदल दिए हैं। तो क्या वहाँ पे इनके ग्रह या फिर इनके आप कह लीजिए नक्षत्र या फिर इनके, मैं कहूँ कि ज्योतिष विद्या के आधार पर, क्या ये पहले से सब तय होता है कि कोई नहीं रहेगा 5 साल? बिल्कुल बिल्कुल। या उस देश का ही बेड़ा गर्क है? जो भी नायक आपके जीवन में आपके देश के नायक के रूप में चुना जाता है उसकी भी एक हॉरोस्कोप होती है। अगर उस हॉरोस्कोप में ठहराव या स्टेबिलिटी है उस पीरियड में, जिस पीरियड के लिए वो चुन के आया है, इवन किसी घर में भी हम प्रवेश करते हैं ना, उसकी भी घर प्रवेश कुंडली बन जाती है। एक ज्योतिषी को रखने का फायदा क्या होता है वो भी बता देते। नहीं तो पाकिस्तान में तो ये सब चलता ही नहीं होगा। वो लोग नहीं चलता ना, वो लोग नहीं मानते, तभी तो उनकी नियति ऐसी है। तभी कोई भी एक आदमी भारत 5 साल पूरा नहीं कर पाया। भारत चूंकि सनातन से जुड़ा हुआ है, वेदों से आई हुई हमारी ये धरोहर, हमारी ज्योतिष। हमें ज्योतिष का अर्थ क्या है? ज्योति और इष्ट को मतलब भगवान द्वारा दिखाई गई ज्योतिष। लेकिन हिस्सा तो पाकिस्तान हम ही लोगों का रहा है। सोच अलग अलग हुई है, धर्म अलग अलग हो चुके हैं। देखो क्रिश्चियनिटी किसी और चीज पर निर्धारित है। इवन हमारा सिख धर्म, हम ना तो पूरी तरह सनातनी है और ना पूरी तरह मुस्लिम धर्म के फॉलोवर हैं। तो हमारे जो ग्रह हमें नियंत्रण करते हैं सिख धर्म को, वो जुपिटर प्लस राहु, यानी सनातन भी है और हम अनकन्वेंशनल भी। माननीय मोदी जी के बारे में आपको क्या लगता है कि मतलब को कब बस्ता टांग देंगे? देखो, इस विषय पे मैं पहले भी अपने पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ। पंचम भाव में शनि गया है, वृश्चिक लगन है, वृश्चिक राशि है मोदी जी की। बहुत ही अद्भुत कुंडली है। शायद मैंने आज तक इतने बड़े राजयोग की कुंडली कोई भी नहीं देखी। अगर उसको मैं जैमिनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ या पराशरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, इवन न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक छोटा सा शेयर करता हूँ। 17 नंबर है वो, 8-5 का मूलांक 8 है और भाग्यांक 5 है। ठीक है, 1 और 7, 17 मतलब 1 और 7, 1 मतलब सूर्य, 7 मतलब केतु, जिसको धर्म की ध्वजा कहा जाता है। तो देखो, और स्लो स्टार्ट होती है 17 नंबर की जीवन में। आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उसको आंकोगे ना, 17 नंबर जीवन में थोड़ा स्लो स्टार्टर रहता है। लेकिन चूंकि सूर्य के साथ केतु यानी ध्वजा लगी हुई है, तो मोदी जी के जीवन में गाड़ी के आगे झंडा लग गया ना। तो 17 नंबर की डेस्टिनी उनको मिली थी और 17 नंबर का जीवन उन्होंने जिया भी है, क्योंकि हिमालय में भी रहे। केतु का क्या मतलब है? केतु एक कैची है। तो ठीक है, 17 नंबर ने उनको यहाँ पहुंचाया, लेकिन उससे पहले का जीवन उनका देखोगे बड़ा सात्विक जीवन जिया है उन्होंने। सात्विक, लेकिन 8 और 5 का कॉम्बिनेशन है उनका। 8 और 5 का, चूंकि भाग्यांक उनका 5 है, तो 8 और 5 का बड़ा कैलकुलेटिव होता है। ऐसा इंसान बड़ा डेप्थ वाला होता है। अनसर्टन कोई डिसीजन नहीं लेगा, बड़े नाप तोल के डिसीजन लेते, और इसी वजह से आज शायद दुनिया के सबसे पसंदीदा और दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक है आज नरेंद्र मोदी। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली की जो फॉर्म खराब होने की कहानी है या कप्तानी जाने की कहानी है, क्या उसमें वाकई ग्रहों का हाथ था या फिर ये एक महज एक संयोग है? क्योंकि आईपीएल में जितनी बार भी वो आते हैं हर बार वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब नेशनल लेवल पर देश को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे थोड़ा फॉर्म ऊपर नीचे हो जाता है। देखो, उनकी जब मैंने ये भविष्यवाणी की, तो भविष्यवाणी का कोई ना कोई ज्योतिषीय आधार होता है जी। ऐसा तो नहीं है कि मैं उनको किसी भी तरह से बैड फॉर्म के लिए बोल दूं, लेकिन राहु वीनस की उनकी दशा आई थी जी। राहु वीनस की दशा को पराशर ने बहुत अच्छी दशा नहीं बताया कि कैरियर में बहुत बड़े उतार चढ़ाव की इंडिकेशन देती है जी। तो वो चढ़ाव पे तो थे, उतारना था बस उनको। उस दशा ने उसको मैंने पहले से ही समझ लिया था, उनकी चार्ट में भी समझ लिया था। हालांकि राहु उनका बहुत अच्छा है, राहु ने उनको जीवन में बहुत कुछ दिया है। लेकिन राहु वीनस का अर्थ क्या है, ज्योतिषीय पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। राहु दुखों को रिप्रेजेंट करता है, वीनस खुशियों को। तो ज्योतिषी में ऋषि पराशर ने बोला है, जब भी दुख और सुख की दशाएं इकट्ठी आएंगी, विरोधाभास प्रवृत्तियों की दशाएं हैं, ये जीवन में कहीं ना कहीं आपके उतार चढ़ाव लाएंगी। और इस बात को मैंने अंदाजा लगाते हुए मुझे लग रहा था कि विराट कोहली के फिलहाल दिन खत्म है, कहीं ना कहीं ढलान पे आने वाले हैं।
और उसके बाद उनकी फॉर्म भी खराब गई और उनकी कैप्टनशिप भी उनसे छिन गई। आपके हिसाब से मनीष सिसोदिया का जो आपने प्रिडिक्ट किया था कि उनको जेल होगी, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक राजनीतिक एंगल था, उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल के चलते उनको जो है ना गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन ये प्रिडिक्शन इतनी सटीक कैसे हो सकती है? क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगे वैसा सब कुछ देश में हो रहा था, तो क्या ये नीति पहले से तय कर देती है कि तुम इन सब चीजों में पढ़ने वाले हो और फिर आपके ऊपर जो है ना सवाल उठाए जाएंगे, टीम बैठेगी, ईडी आएगी, आपके घर पे छापेमारी होगी और उसके बाद आपकी गिरफ्तारी होगी? देखो, मैंने बोला ना, दशा आपके जीवन की दिशा तय करती है। जब विराट कोहली की भविष्यवाणी सटीकता से कर सकता हूँ, सेम दशा के प्रभाव में आने वाले 6 महीने बाद आने वाले थे आपके मनीष सिसोदिया, यानी राहु वीनस की दशा में। तो 6 महीने पहले बता दिया था, उनके चक्कर तो चल रहे थे, जेल जाने के सिस्टम तो शुरू हो चुके थे, दरवाजा खुल चुका था। पहला ही मैंने वीडियो बना के, कट्स देखो मेरी प्रेडिक्शन के, मैंने उनको बिहाइंड द बार दिखाया था अपने वीडियो में, और वो सच में बिहाइंड द वो बार सच में बिहाइंड द बार गए क्योंकि उनकी भी राहु वीनस की दशा आने वाली थी। हाँ। और मैंने जब उनको प्रेडिक्शन भी सच साबित हो गई, तीसरे चौथे दिन मुझे कमेंट मिला, इसको अभी जल्दी से बेल मिल जाएगी। मैंने कहा जो दशा इसकी आई है ना जीवन में, इसको राजनीति में खेल खत्म करने के लिए आई है। जिस तरह विराट कोहली के बारे में बोल रहा हूँ, इनके बारे में भी बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसा क्यों होता है गुरमीत जी? मान लीजिए एक तरफ उनका दूसरा एंगल देखिए, मनीष सिसोदिया एकमात्र इंसान है जिसने दिल्ली के स्कूलों की सारी हालत बदल दी है। दिल्ली के स्कूलों को उसने एक अलग ढांचा दिया है, एक अलग रूप दिया है, और जिसको विश्व स्तर पर नोट किया गया है कि हाँ, मनीष सिसोदिया एकमात्र व्यक्ति है जिसने दिल्ली के अंदर इतना बड़ा बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में कर दिया है। लेकिन फिर उनको इस तरीके से ये सब होना, ये मतलब ऐसा क्यों करती है नीति? देखो, मैं आपकी किसी भी बात से सहमत नहीं। मीडिया का उनको हीरो बनाने में बहुत बड़ा रोल था। सच्चाई, स्कूलों की हकीकत बिल्कुल उसके उलट थी। अच्छा। हमारे देश में मीडिया हमारा फॉरेन के दबाव में हमेशा रिपोर्टिंग करता है। इवन न्यूयॉर्क टाइम्स में भी उनके फ्रंट में फोटो दी गई। और रियलिटी ऑफ द लाइफ, आप रियलिटी चेक कीजिए, स्कूलों की क्या हालत रही है। स्कूलों के रिजल्ट देखिए, स्कूलों के रिजल्ट, जो तस्वीरें पेश की जा रही थी उसके बिल्कुल विपरीत थे। मतलब वो तस्वीरें उन स्कूलों की नहीं थी। लेकिन किंतु परंतु हम राजनीति पे बात ना करें कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, हम इसको सटीक ज्योतिष तरीके से देखें तो वो भविष्यवाणी का आधार एक कुछ जोशीय एंगल थे जो बिल्कुल सही साबित हुए। आपने अभी तक जो है ना 2-3 बार नंबर्स की बात की, तो ये 1 से लेकर जो 9 तक के एट्रीब्यूट्स हैं, ये क्या है? इनको किस तरीके से समझा जा सकता है? बहुत खूब, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कम मंचों पे पूछा गया तो लोगों ने कम ही बताया जी। लेकिन आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो मेरे दिल के भी बहुत करीब है। देखो, 1 नंबर सूर्य का नंबर जी, नेम, फेम, सफलता, गवर्नमेंट से कनेक्ट करता है, आपके आत्मविश्वास, फायरी नंबर है, फायरी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, कुछ कर मरने का जोश है। मेरा खुद का नंबर भी मूलांक भी एक है, भाग्यांक भी एक है, जो आपके सामने बैठा हुआ हूँ। और यही धीरू भाई अंबानी का भी मूलांक और भाग्यांक 1 नंबर बनता है। 1 नंबर वाले में आत्मविश्वास बहुत है। एक साधारण परिवार में भी पैदा हो ना ऐसा व्यक्ति, तो जीवन के ऊंचाइयों पे पहुंचने का जज्बा रखता है, किसी के अंडर काम करना नहीं पसंद करता। 2 नंबर क्या होता है? 2 नंबर हमारी माँ को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा का नंबर है। जहां 1 नंबर सोल है, 2 नंबर आपका माइंड है, वाटरी एलिमेंट है, इमोशन से जुड़ा एलिमेंट है। माँ से ज्यादा केयर कोई करता है आपकी? तो ये आपके माइंड गेम को भी रिप्रेजेंट करता है और कहीं ना कहीं आपकी मानसिक संतुलन इसको भी जोड़ता है। आपकी प्रेम की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर 2 नंबर आपकी जिंदगी में नहीं है तो आपके जीवन में हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार की कमी जरूर महसूस की जाएगी। यहाँ 3 नंबर की बात करता हूँ। 3 नंबर के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या 3 नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? 3 नंबर हमारी बौद्धिक क्षमता को, यानी विजडम को। पहले ही कह चुका हूँ, 3 नंबर एक ओंकार और ओम देखो, और 3 नंबर देखो तो तीनों सिमिलर है। ये बात भी शायद इसी मंच पे मैंने बोली होगी, क्योंकि मैं रिसर्च के बिना कुछ बोलता नहीं हूँ, रिसर्च के बिना अपनी जबान खोलना पसंद नहीं करता। तो अच्छी बात। 3 नंबर क्या हमारे धार्मिक लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। नंबरों में बात करूँ तो 3 नंबर आपकी डेली इनकम को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके पास 3 नंबर नहीं है तो आपकी रोज की इनकम में कहीं ना कहीं कमी पाई जाएगी। ठीक है। और 3 नंबर वाला, 3 नंबर से प्रेरित व्यक्ति को अच्छा गुरु मिलता है, अच्छे बॉसेस मिलते हैं, और जीवन में अच्छी सोच का भी कहीं ना कहीं उसकी जीवन में एक रहता है। क्योंकि एक एपिसोड भी बताता हूँ आपको, सत्यम के मालिक ने बहुत बड़ी हेराफेरी की थी। वहाँ नारायण मूर्ति, 2 अलग अलग चीजें हैं। नारायण मूर्ति के पास 3 नंबर है, सत्यम के मालिक के पास 3 नंबर नहीं है। शेयर मार्केट में कितना बड़ा फ्रॉड किया। इन्फोसिस तो एक बहुत बड़ा, ठीक है ना। तो 4 नंबर की बात करता हूँ आपसे। 4 नंबर आपकी वेल्थ एक्यूमुलेशन का नंबर है, मेहनत का नंबर है, और आपको जीवन को ऑर्गेनाइज करके रखता है। 4 नंबर अगर किसी एम्प्लॉय को रखना है
बिंदास होकर 4 नंबर के एम्प्लॉय को रखिए, आपके पूरे ऑफिस की व्यवस्था टस से मस नहीं होनी। तो रिज्यूमे से पहले अब हमें नंबर्स देखना चाहिए। बिल्कुल, नंबर्स का एक रोल आता है हाँ। जीवन में। 5 नंबर क्या होता है, आपके एडवेंचर को रिप्रेजेंट करता है, हम्म आपकी बौद्धिक क्षमता, ये भी बौद्धिक क्षमता से जुड़ा हुआ नंबर है। हम्म 3 और 5 कहीं ना कहीं टीचिंग से जुड़े हुए नंबर हैं। 5 नंबर वाले में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपके शरीर की फिटनेस भी 5 नंबर वाले में बाकी सबके मुकाबले बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और आपका जो दिमाग की स्किल होगी बड़ी कैलकुलेटिव होगी। एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए 5 नंबर का बहुत बड़ा रोल है। 5 नंबर बुध का नंबर है, राजकुमार है। 1 नंबर सूर्य अगर राजा है तो 5 राजकुमार है, जिसमें सारे वो ट्रेट हैं जो आगे बढ़कर राजा में होने चाहिए। 6 नंबर की बात करूं तो येन केन प्रकरण, ये लोग अपना काम साधने में बड़े उस्ताद माने जाते हैं। इसको नंबर ऑफ डेविल बोला जाता है यूरोप में, लेकिन मैं उस तरह की अभद्र भाषा आपने क्योंकि 6 नंबर वाले मेरी सगी बहन भी है, सब नाराज हो जाएंगे कि हमें क्या बोल रहे हैं हमारा भाई स्टेज पे। तो 6 नंबर ब्यूटी एडमायरर होते हैं, प्यार में बड़े माहिर होते हैं, रोमांटिक लाइफ होती है, अच्छी चीज़ों को भोगने की कला वो 6 नंबर में पाई जाती है। और अच्छी चीज़ों को भोगना वो 6 नंबर वाले लोगों की डेस्टिनी में भी होता है। 7 नंबर थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा नंबर है, बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। केतु एक कैंची भी है और धर्म की ध्वजा भी है। एक अच्छे इंसान 7 नंबर वाले होते हैं। बहुत ज्यादा रिपीटेशन ऑफ दिस नंबर अच्छी नहीं मानी जाती, इनके साथ धोखा होने के चांसेस होते हैं, लेकिन संतान का सुख वो केतु के पास देखा जाता है। तो मेरा जैसे 7-7 है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 7-7-96 है, तो मेरा नंबर क्या है आपके हिसाब से? देखो 7-2 का कॉम्बिनेशन है, आपका सारा गेम है ना इमोशन और माइंड गेम का है। हाँ। तो आप लोगों को परखने में, समझने में वो आपकी कला बहुत अद्भुत होगी। जो मैंने आपको सामने बैठा सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के नंबर पूछता हूँ कि जिस व्यक्ति से टैकल कर रहा हूँ उसका माइंड सेट क्या है। हाँ। जनरली 7 नंबर की रिपीटिशन ये भी बताती है कि आप में रिसर्च एबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी और आपका संतान सुख रहने वाला है। और जनरली 2 बार 7 रिपीट हो जाए, जैसा कि आपके नंबर में देखता हूँ, तो उनका पुत्र सुख भी जरूर मिलता है। मैंने बहुत सारे उसमें देखा है, पर एक्चुअल मुझे नहीं पता आज आप कहाँ खड़े हैं। हाँ। ये भी नहीं कि मैंने आपसे फैमिली लाइफ हाँ, नहीं कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं पूछा है। हाँ ठीक है ना। बिल्कुल। तो पिछले पॉडकास्ट में भी एक प्रेडिक्शन कर दी थी मैंने अभिषेक व्यास जी की, तो आपके लिए भी करता हूँ कि संतान सुख में पुत्र सुख जरूर मिलता है इसी नंबर वाले को। 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है इन्फिनिटी है और 2 जीरो हैं। इकलौता 8 ऊपर को बंद होता है, बाकी सारे नंबर नीचे बंद होते हैं, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सब नंबर नीचे बंद होते हैं, इकलौता 8 है जो ऊपर को चढ़ते हुए बंद होता है। या तो ऐसा व्यक्ति 0 रहेगा या हीरो रहेगा, कितना भी गिराने की कोशिश। मोदी जी, मनमोहन सिंह जी दोनों 8 नंबर, तो 10-10 साल का कार्यकाल कर चुके हैं। मोदी जी तो 15वें साल में चल रहे हैं। तो शनि का नंबर है, जिसको देने पे आएगा बहुत कुछ दे जाएगा, लेकिन 100 में से 70-80 लोग इस नंबर के सफरर ही रहते हैं। कार्मिक नंबर है, 4 और 8 कार्मिक नंबर है, इनका लास्ट बर्थ होता है। बहुत सारे कार्मिक डेट पिछले जन्म के ये लेके आते हैं। और आपने देखा होगा 8 नंबर और 4 नंबर से लोग डरते भी हैं। असाधारण नंबर है, असाधारण व्यक्तित्व भी होते हैं, डेप्थ वाले नंबर है। ये कॉम्बिनेशन के ऊपर भी काफी बात की जाती है, 4-4 1-8 मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग। डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड 24 नंबर, ट्रंप 24 नंबर, तो कुल मिला के 48 नंबर। अब पूरी व्याख्या कर देता हूँ आपको। 24 नंबर देखो सुखों का है, तो डोनाल्ड ट्रंप का पूरा जीवन ऐशो आराम से जुड़ा हुआ है। उनका अतीत उठा के देख लो तो बहुत ऐशो आराम से जिंदगी जीते आए हैं, लेकिन कुल मिला के 48 नंबर है, 4 और 8 से जुड़ा हुआ। कार्मिक डेट भी बहुत सारे है, तो देखा ना उनका जो व्यवहार है वो पब्लिक में बहुत ही अजीबोगरीब रहता है। तो वो साधारण व्यक्तित्व नहीं है। इस नाम का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। एक मैंने सीरीज शुरू की थी गोल्डन रूल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी की, जिसमें मैंने बताया था नाम में क्या रखा है। अरविंद केजरीवाल और हर्षद मेहता, अरविंद भी आपका 19 नंबर, हर्षद मेहता में भी मेहता 19 नंबर, बाकी 21 नंबर है दोनों। अरविंद केजरीवाल में केजरीवाल 21 है, लेकिन कुल मिला के हर्षद मेहता और अरविंद केजरीवाल 40 नंबर है, यानी 4 की पावर को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है। और दोनों व्यक्तित्व जेल में गए ना। राहु जेल को रिप्रेजेंट करता है। हाँ। तो नाम में बहुत कुछ रखा है, अगर आप नाम से सीखने की कोशिश करोगे तो नाम आपकी पूरी डेस्टिनी तय करता है। पाइथागोरस ने बोला आपका जीवन नहीं है, आपके नाम का और आपके डेट ऑफ बर्थ नंबर का जीवन। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बारे में अगर हम बात करें, उसके बारे में भी आपने प्रेडिक्शन किया था कि इनको इस दिन बेल हो जाएगी और वो दीपावली अपने परिवार के साथ मनाएंगे। देखो जब वो जेल में गए और जब वो जेल से बाहर आए, उसके बीच में 20-25 दिन का अंतर था। मैंने 5 वीडियो बना दिए
क्यों बनाए 5 वीडियो? शाहरुख खान के वीडियो से देखा तो उनकी 7.5 चल रही थी, वो 5th हाउस इन्वॉल्व था, शनि 5th हाउस संतान का होता है। फिर गौरी खान की वीडियो बनाई, फिर उसके बेटे की 2-3 वीडियो बनाई, तो इतना पता था बंधन योग वो उसके बेटे का दिवाली से पहले 27, 28 या 29 तारीख को कहीं खत्म हो चुका था। तो मुझे लग नहीं रहा था इस बंधन योग के खत्म होने के बाद ये व्यक्ति जेल में रह पाएगा और दिवाली घर पे मनाएगा। ये मेरे आत्मविश्वास की पराकाष्ठा देखिए। मैं 28 तारीख को, अभी उसको बेल नहीं हुई थी, पहले ही जेल से छूटने का वीडियो बनाने की तैयारी में था। नहीं, क्या इसको इस तरीके से देखा जा सकता है, जितना बड़ा नाम शाहरुख खान है, मतलब किंग के नाम से उसको जाना जाता है और बहुत बड़ा नाम उसने कमाया है, तो ये तो कोई भी कह सकता है कि यार उसके बेटे को जो है ना एक ऐसे केस में डाल दिया गया है तो बेल हो जाएगी 10 दिन 5 दिन में। देखो बहुत बड़े व्यक्ति तो मनीष सिसोदिया भी थे, हाँ, कितने दिन बाद जेल से बाहर है। लेकिन मनीष सिसोदिया और उसके कंपैरिजन में तो शाहरुख बहुत बड़ा इंसान नहीं, देखो प्रसिद्धि अलग है लेकिन डेस्टिनी का एक अलग खेल होता है। वही मैं जानना ठीक है ना। तो जब बंधन योग खत्म हो रहा है, ये बात नवजोत सिंह सिद्धू पे भी मैंने बोली थी कि जब उनको जेल हो गई थी, मैंने तो उनको जेल से पहले ही बहुत सारे वीडियो बना दिए। उनकी भी राहु वीनस जैसी दशा चल रही थी या वीनस सैटर्न ऐसी कुछ दशा चल रही थी, जिसका मैं बहुत ज्यादा रिसर्च कर चुका हूँ। आपने बताया उनकी वाइफ भी आपसे हाँ मिली थी, उनकी वाइफ मुझे आके मिली थी, किसी तिब्बत हाउस या किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के किसी हाउस में मिले थे हम लोग, और खाना भी शायद इकट्ठे खाया था हम लोग। जो उनकी दशा थी वो भी खत्म हो रही थी, तो मैंने बोला था शायद सिद्धू जी पहले ही जेल से बाहर आ जाएं, इनका भी बंधन योग खत्म होने की तरफ। गुरमीत जी, यहाँ पे मेरे दिमाग में एक सवाल आया है कि मान लीजिए आपने कोई प्रिडिक्शन की, या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आपको पहले से जानता है और आपको पता है इसके साथ जो है ना गलत होने वाला है या इसके ग्रहों के हिसाब से कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है। मान लीजिए किसी के ग्रहों में या फिर किसी के जीवन में ये दोष है कि भैया जेल जाना ही है, और आपको पहले से पता है अब तक जेल नहीं हुई है, क्या कोई ऐसा रास्ता है कि उसको वहां से बचाया जा सकता है? देखो कुछ प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, उसको जेल पे कह देते हैं जेल चला जा, और बाहर जाके कैदी वैदियों को खाना वाना खिला दिया कर। इवन अस्पताल की भी दशा एक्टिवेट हो जाती है। जैसे मेरी अभी खुद की बाईपास सर्जरी हुई, अब बाईपास सर्जरी से पहले मेरे सामने भी 2 डिसीजन थे। ग्रहों की चाल देखी मैंने, या तो मैं स्टंट डलवाता या फिर बाईपास करवाता। लेकिन मैंने जब चूंकि देखा कि मेरा लगना लॉर्ड को मंगल रेट्रोगेट होके देख रहा है, तो मुझे पूरा पूर्वाभास था कि बिना काट छाट के ये दशा खत्म होने वाली नहीं है। तो मैंने खुद ही बाईपास का ऑप्शन ले लिया, मैंने स्टंट का ऑप्शन छोड़ दिया। मैंने कहा स्टंट डलवाऊं, पता लगा वो काम नहीं किए, फिर बाईपास कराने पहुंच जाऊं इनके पास। तो वहां मंगल रेट्रोगेट होके लगना लॉर्ड को अगले कुछ दिन तक लगातार देखने वाला था। तो हालांकि वीनस तो बड़ी 25 दिन में घर बदल लेता है, पर मैंने कहा इस पूरे खेल को यहीं खत्म करते हैं और बाईपास का डिसीजन लेके बाईपास सर्जरी करा ली। सो आप लोग भी 12वें घर की दशा आ रही है, जेल जाने की बन रही है या अस्पताल जाने के योग बन रहे हैं, तो अस्पताल चले जाइए, कैंटीन पे बैठ के कुछ खा पी आइए, शायद उसी में आपका निवारण हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है। ओके ओके। लोग कहते हैं दोष तो लगने वाला है, हाँ। इस दोष को खुद ही निपटा देते। तो हाँ भैया, जेल के बाहर जाकर के चाहे कुत्ते को खिला के आ जाओ, कुत्तों को खिला दो, कुछ खिला दो। हाँ। अच्छा, तो नंबर से या एस्ट्रोलॉजी से या न्यूमरोलॉजी से आप अपने मैरिड लाइफ के बारे में मतलब कुछ सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में कि इनका कैसा रहेगा जीवन? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मैरिड लाइफ को लेके हर युवा चेहरे पे एक प्रश्न चिन्ह लगा होता है कि मेरी मैरिड लाइफ क्या होगी। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के पास 2 ही सवाल होते हैं, पैसा कितना और मैरिड लाइफ कैसी। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखो जिसके पास 2 नंबर, ये मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ के बीच का प्यार है। 3 नंबर फैमिली स्टेबिलिटी को है। भाई ये जो मैं नंबर बता रहा हूँ इसके बहुत सारे अलग भी यूजेस बताऊंगा, बट आपने मैरिड लाइफ, चूंकि क्वेश्चन बहुत सीधा है, टू द पॉइंट है, तो टू द पॉइंट ही आंसर दूंगा, भटकाऊंगा नहीं आपको अश्विनी जी। 5 नंबर आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। अब हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो गई, 5 नंबर नहीं है, हम सीधा कोर्ट पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें बात तो करनी नहीं, 5 नंबर है नहीं हमारे पास, तो वकील करेगा। तो 5 नंबर क्या होता है, वो गुत्थी सुलझाने का राज रखता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। और ये जो 6 नंबर है, इसका क्या रोल है? मैरिज के सारे सुख वो 6 नंबर ने देखनी। 6 नंबर मतलब विवाह सुख। अब बिल गेट्स का मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था, इस उम्र में 6 नंबर मिसिंग था और इस उम्र में आके तलाक हो गया। तो उस समय जब शादी हुई होगी तब 6 नंबर, तब भी मिसिंग था। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि जब शादी के समय जो नंबर आप मिस करके बैठे हो, सामने वाली में तलाश लो। यही तो एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है। तो यही तो सपोज आप 2 और 3 लेके बैठे हो। हाँ। इसको मैं देखो एस्ट्रोलॉजी के टर्म्स में भी बता देता हूँ। सप्तम भाव हम विवाह के लिए देखते हैं, चौथा भाव हमारे विवाह का सुख का है। ये सारी बातें जो उसका आंसर मैंने आपको दिया ना, इसको मैं एस्ट्रोलॉजी से भी जोड़ के बता देता हूँ। पंचम भाव हमारा प्रेम को दिखाता है और 12वां भाव हमारा शैया सुख, मतलब आपस में फिजिकल रिलेशनशिप, फिजिकल कंपैटिबिलिटी, कि विवाह के जो हम
बाद प्रेम करते हैं, शारीरिक हाँ संबंध। शारीरिक संबंध, क्या वो हमारे जीवन में अच्छे रहने वाले हैं नहीं रहने वाले, वो 12वें घर से देखे जाते हैं। तो और कुछ नहीं, 36 गुण तो एक तरफ है। अगर यहाँ पे सुखों को आपको कमी मिल रही है तो वो जीवन में जो सुखों की कमी मिल रही है वो चलने वाली है लाइफ में। इसीलिए गुण मिलाए जाते हैं, गुण के साथ साथ ये भाव भी देखने जरूरी होते हैं। अभी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात की थी, जैसा राजयोग आपने उनके बारे में बताया, तो राजयोग मतलब कैसे इसके बारे में जानकारी मिलती है और किन लोगों के भाग्य में ये होता है? देखो, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस और 10th हाउस ये केंद्र है, ये सेंट्रल है, सेंट्रल है। और 159 ये हमारे त्रिकोण है। इनका आपस में संबंध बहुत बड़े राजयोग की बताता है। अब मोदी जी की कुंडली में देखो, फर्स्ट एंड 9th हाउस का लॉर्ड इकट्ठे लगन में हो रखे हैं। ना केवल राजयोग बना रहे हैं बल्कि एक चंद्रमा नीच का नीच भंग राजयोग भी बना रहा है। इसको मैं साधारण दृष्टि से नहीं बोलूंगा, उनका वीनस सैटर्न 10th हाउस में बहुत बढ़िया है। अब वीनस सैटर्न ना केवल वो वीनस सैटर्न के रूप में मौजूद है, अब वहां मैं जैमिनी ज्योतिष लगाऊं तो जैमिनी ज्योतिष में सबसे बड़ा राजयोग आत्म कारक प्लेनेट और अमत्य कारक प्लेनेट, इनका वहां 10th हाउस। मैंने बोला ना, मैंने ऐसी कुंडली देखी नहीं, बड़ी अद्भुत कुंडली है मोदी जी की, ऐसे थोड़ी नेता चुने गए हैं। 10th हाउस में वो राजयोग बना हुआ जो जैमिनी ज्योतिष में सबसे बड़ा है। ना केवल प्राचीरी ज्योतिष के राजयोग बल्कि जैमिनी ज्योतिष के भी बहुत बढ़िया राजयोग है। उन पे जुपिटर की दृष्टि है, तो जुपिटर रेट्रोगेट होकर उनके सूर्य, और उनका सूर्य केतु भी 11वें घर में बहुत अच्छी पोजीशन है। सूर्य केतु का मैं बता चुका हूँ, उनका 17 नंबर सूर्य केतु को रिप्रेजेंट करता है। ना केवल वहां पे ये राजयोग निभा रहा है, ये एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में भी 11वें घर में एक राजयोग। राहुल गांधी की कुंडली भी देखिए एक बार, क्या है राहुल गांधी के साथ ऐसा? में देखो 4 तरह की कुंडली बाजार में घूम रही है। किसी में कुछ लगन दिखा रहे हैं, किसी में कुछ लगन दिखा रहे हैं। इतना सर खपाना उचित नहीं समझता। हाँ, लेकिन उनकी माँ की कुंडली के बारे में एक बात बोलता हूँ। मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। मिसेस सोनिया गांधी जी की कुंडली में बहुत अजीबोगरीब राजयोग है। एक तो होते हैं राजयोग, एक होते हैं विपरीत राजयोग। उनको विपरीत राजयोग में 0 से हीरो बनाया। उनका कैंसर लगन है, लगन का लॉर्ड और एक अकारक प्लेनेट, कारक प्लेनेट तो राजयोग देते हैं, उनका अकारक प्लेनेट है मरकरी, वो 5th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि कर्क लगन के लिए तीसरे और 12वें घर का स्वामी बनता है। 5th हाउस में अकारक प्लेनेट उन दोनों का लॉर्ड होके एक बहुत बड़ा राजयोग की संरचना कर रहा है। और मरकरी की दशा में ही वो 0 से हीरो बनी, यानी इस देश की पुत्र वधु बन के इस देश में आई और 0 से हीरो बनी, यानी कि यहाँ की महारानी बनी। क्या आप आने वाले 1-2 साल में या 5 साल में किसी बड़े नाम का, किसी बड़ी पर्सनैलिटी का डाउनफॉल देखते हैं? योगी जी के बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूँ। मुझे योगी जी की कुंडली में वो सारे योग दिखते हैं जो भविष्य में एक राजा में होने चाहिए। तो मुझे लगता है उनकी कुंडली देखे, हालांकि उनकी भी कर्क लगन और सिंह लगन की 2 कुंडलियां घूम रही हैं, पर मेरा खुद का पर्सनल अनुमान है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में देश की बागडोर उनकी न्यूमरोलॉजी देखता हूँ और उनकी एस्ट्रोलॉजी देखता हूँ। 3-5 का कनेक्शन या 5-3 का मैंने डाउनफॉल पूछा था वैसे तो, कि किसी का आप किसी को और गिरता हुआ देख रहे हैं, आपने थोड़ा सवाल दूसरे उठते हुए की बात की है। गिरते हुए की बात करूं तो मुझे बहुत ज्यादा, देखो मैं जिन नंबरों से जिन लोगों या जिन लोगों को चेस करता हूं उन लोगों के तो मैं अच्छे ही नहीं देख रहा हूं। तो उनके अलावा मुझे देखो राजनीति में मैंने योगी जी से, आने वाले दिनों में योगी जी से ऊपर किसी को देखा नहीं और मुझे उनका डाउनफॉल कहीं तो आप ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में यानी 2029 में जब देश में चुनाव होंगे तो उस समय का प्रधानमंत्री आप किसे देखते हैं, आपकी प्रेडिक्शन के हिसाब से, अगर आपने कभी सोचा हो तो? देखो उस समय योगी जी की क्या दशा चल रही होगी ये तो मुझे नहीं, अभी मैंने अनुमान लगाया, लेकिन ये कह सकता हूँ भविष्य में भारत के निर्माता के रूप में वो देश में राज करने योग्य समझता हूँ। उनका हॉरोस्कोप इस बात को इंडिकेट कर रहा है। आप किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को न्यूमरोलॉजी से और एस्ट्रोलॉजी से किस तरीके से जज करते हैं? देखो न्यूमरोलॉजी में मूलांक और भाग्यांक उनकी पर्सनैलिटी के लिए, जैसे मेरा मूलांक 1 है, भाग्यांक 1 है, यानी ये बात सिंपल सी है, इस व्यक्ति में लीडरशिप की क्वालिटी रहेगी। नेम फेम पाने की चाह, 0 से हीरो बनने की चाह इसके दिल में हमेशा रहेगी, ठीक है ना। अब उसके अलावा मैं ज्योतिषीय सिद्धांत बताता हूँ आपको। मूलांक के अलावा, मूलांक भाग्यांक के अलावा ज्योतिष पे सीधा आए, लगन का लॉर्ड आपका बहुत बड़ा भविष्य का निर्माता है। मतलब आपको आपका जीवन कहाँ जाने वाला है, इसमें लगन के लॉर्ड की बहुत बड़ी भूमिका होती है। दूसरा आपको इंडिकेटिव पॉइंट बताता हूँ, आत्मकारक ग्रह। देखो लगन का लॉर्ड तो एक प्राचीरी दृष्टि से आपको देखना है। अब जैमिनी दृष्टि से आत्मकारक ग्रह वो भी आपका बहुत बड़ा एक इंडिकेटिव है, फोर्स है। जैसे मेरा 9th हाउस में है, 9th हाउस का में आत्मकारक की मौजूदगी, मेरा लगन का लॉर्ड 3rd हाउस में, 3rd हाउस में वो ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति सेल्फ एफर्ट से हीरो बनेगा। और 9th हाउस में आत्मकारक की मौजूदगी ये बताती है कि इस व्यक्ति की जीवन में लर्निंग प्रोसेस टिल हिज डेथ चलेगी, यानी ये सीखने की कोशिश ताउम्र करेगा। 9th हाउस हमारी हाईएस्ट लर्निंग का हाउस है, वहां आत्मकारक मतलब
पिछले जन्म में आत्मा कारक का 9th हाउस में होने का मतलब है पिछले जन्म में मेरे को जो चीजें मैं छोड़ के आया हूं इस जीवन में पूरी करने के लिए, उसके कारण मुझे 9th हाउस में आत्म कारक का मिला है, वो भी स्वराशि का आत्म कारक शनि है। यानी धीरे धीरे ये व्यक्ति सीखते सीखते आगे बढ़ेगा। तीसरा मुख्य बिंदु एक और बताता हूं आपको, जुपिटर को जीव कारक कहा गया है, और जीव कारक कहाँ मौजूद है हॉरोस्कोप में, उस पर किस ग्रहों का प्रभाव है, वो भी आपकी जीवन निर्धारण में और आपकी पर्सनैलिटी निर्धारण में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। एक छोटा सवाल और दिमाग में आया आपकी बातें सुन करके, जैसे काफ़ी बड़े बिजनेस टाइकून हैं अंबानी और अडानी, क्या ये लोग भी अपने किसी नए वेंचर को शुरू करने से पहले, नए व्यापार को शुरू करने से पहले या किसी नई कंपनी को टेक ओवर करने से पहले कुछ ज्योतिष प्रेडिक्शन लेते होंगे? लेते नहीं लेते, देखो बड़े आदमी कई बार क्या होता है समय के बहाव के साथ बह रहे हैं। हालांकि देखो इस धरा का इस धरा पे धरा ही रह जाएगा। बहुत कमाल बात कही है आपने। ठीक है ना, लेकिन किंतु परंतु भौतिक जगत में जीवन जी रहे हैं, और जो एक आम आदमी को पैसे कमाने की इच्छा है उससे कई बड़े आदमी को बड़ा बनने की इच्छा है। तो जो लोग समझदार हैं उनके जीवन में जो धर्म को मानते हैं वो ज्योतिष से जुड़े रहते हैं, जो धर्म को नहीं मानते मुझे लगता नहीं है दोनों चेहरे धर्म को मानने वाले। अभी अडानी जी तो महाकुंभ में कितने दिन तक वो खाना बांट के आए हैं, और आपने मुकेश अंबानी जी के जीवन स्टाइल को देखा होगा, वहाँ पे पूरा फॉलो करते हैं, पूरा फॉलो करते हैं। उनका इवन बेटा अनंत अंबानी या जो भी उनका जिस बेटे की अभी शादी हुई है वो भी कुंभ की यात्रा पे पहुंचे थे, अनंत। हाँ, तो ये लगता है कि मुझे ये लोग ज्योतिष को जरूर फॉलो करते होंगे, और इनके चार्ट भी कुछ हद तक मुझे इनके धर्म से जुड़ने के संकेत देते। एक बहुत कमाल की बात जो मैंने आपके बारे में सुनी और आपके बारे में पढ़ी थी, मैं थोड़ा उस पर आना चाहता हूँ कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक लोगो है, गूगल का एक लोगो है, और ठीक वैसा ही रिलेटेबल लोगो आपकी कंपनी का भी है। तो ये लोगो को जो रिलेटेबल बनाया है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, इसके पीछे आपके क्या विचार हैं, या क्या लॉजिक ऐसे हो सकते हैं कि मेटा ने अपना जैसे नाम बदला, या फिर गूगल के वो चारों ही रंग उसके लोगो में क्यों है? देखो 4 नहीं है 5 जो कलर है ना, कलर कॉम्बिनेशन गूगल का है या माइक्रोसॉफ्ट का है, 5 वो कलर 5 तत्वों पे आधारित है। और ये कहो कि ये बिना इंडिया से ज्ञान बटोरे इन्होंने ये नाम रख लिया तो ऐसा संभव ही नहीं है। 5 तत्व ये यहाँ पे वो नीम करोली बाबा से कुछ सीख के गए थे एप्पल के मालिक, वो इस बात को कुछ लोग डिनाई करते हैं, कुछ लोग मानते हैं, पर उनके जीवन में एप्पल कहते हैं जो नाम रखा गया, एप्पल नाम हालांकि 25 नंबर है न्यूमरोलॉजी में, एप्पल, रिलायंस, अमेजन, ये तीनों 25 नाम है, 25 नंबर है। जबकि 25 नंबर यानी 7 नंबर को तो बड़े तुच्छ दृष्टि से देखा जाता है। पर देखो जीवन में मैंने ही इकलौता एस्ट्रोलॉजर हूँ जिन्होंने, या न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ जिन्होंने बोला था एज ए बिजनेस नेम 25 नंबर बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम, अपनी टर्नओवर को बहुत आगे तक लेके जाना है, अक्रॉस द वर्ल्ड पहुंचाना है, तो इस केतु के नंबर 25 नंबर को अपनाइए, आपकी टर्नओवर को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। अब बात करता हूँ आपके प्रश्न से रिलेटेड, क्योंकि जिस संदर्भ में आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा उसी संदर्भ में आंसर जानने की आपकी इच्छा होगी। तो 5 तत्वों पर आधारित वो दोनों लोगों, उनसे मैं बड़ा प्रेरित था कि इन लोगों ने देखो हमारी देश की धरोहर को पहचाना, और हम हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी होके इतने बड़ी मूल्यवान चीज़ों को इग्नोर करके बैठे हैं। तो उसी 5 तत्वों पे आधारित ही मैंने अपनी कंपनी का सनस्टार एस्ट्रो का लोगो रखा। अब मेरा लोगो मैंने देखा है, हाँ, तो वो उस लोगो उसी पे आधारित है। एक कमाल का आइडिया मेरे दिमाग में है, ऐसा शायद आपके साथ किसी ने नहीं किया होगा आज तक, जितने भी जगह आप पॉडकास्ट पे गए हैं। एक लाइव प्रेडिक्शन करते हैं, लाइव अभी के अभी। एक कैमरे पे एक लड़का ये बैठा है, तो इसके बारे में आप थोड़ा मुझे बताइए, इसके जीवन के बारे में बताइए, इसकी शादी कब होगी या हो चुकी है, आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से, इसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एक लाइव प्रेडिक्शन करते हैं। क्या है डेट ऑफ बर्थ आपकी? 3/8/1996। ठीक है, देखो 3 9 का कॉम्बिनेशन है इस व्यक्ति का, तो ये बात पक्की है कि ऑर्डिनरी व्यक्तित्व नहीं है, जीवन में आगे बढ़ने के सारे नंबर्स इसके पास मौजूद है। 3 भी है, 8 भी है, डेप्थ वाला भी है। तो 8 नंबर क्या होता है, लोशो ग्रेड में तो 8 नंबर का बड़ा महत्व है। जैसे हम जीवन में तो 100 तरह की 8 नंबर पे प्रश्न चिन्ह लगा के बैठे हुए हैं, पर मेरा पर्सनल मैंने बोला कि 8 नंबर बहुत असाधारण नंबर भी है जीवन में। जिसके साथ 3 के साथ 8 जुड़ता है उसके साथ तो कुछ ना कुछ गुल खिलाता है। इनके साथ 3 के साथ 9 भी जुड़ा हुआ है। 3 9 के क्वेश्चन के साथ एक चैलेंज है जो आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। इसके पास जिंदगी में इस नंबर के ऊपर एक कोर्ट केस जरूर होता है, उससे इसे सावधान रहना। भाई हुआ है क्या रे अभी तक? कोर्ट केस हुआ है अभी तक? सच्ची बताओ। कोर्ट केस नहीं हुआ, मतलब पुलिस थाने तक गया है ना। हाँ। तो ये नौबत जरूर आती है 3 9 वालों की जिंदगी में। कमाल है भाई, कमाल है ये तो। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मेरा नाम लोकनाथ। लोकनाथ, तो दूसरे लोक में पहुंच गए तुम तो। हैं, चलिए बहुत बढ़िया।
एकदम सटीक। ये दर्शकों, ये चीज़ होती है, ये सच्चाई बताती है किसी व्यक्ति के बारे में। जो आजकल मार्केट में चल रहा है ना, वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी, फेक न्यूमरोलॉजी, या कोई भी एस्ट्रोलॉजर बन के बैठा है। हर तीसरा चौथा आदमी आज के टाइम में एस्ट्रोलॉजर बन करके बैठा है। आप अगर उनकी सच्चाई देखना चाहते हैं तो उनके सामने जो है ना, कुछ ऐसे व्यक्तित्व को रख दीजिए जिसकी सच्चाई आपको पता हो, और फिर पूछिए। हालांकि जो कैमरामैन है, मुझे इसके बारे में नहीं पता, इसका नाम भी मैंने अभी पूछा है आप लोगों के सामने, बट जो प्रेडिक्शन है दैट इज वेरी वेरी एक्यूरेट। एक और सवाल मेरे दिमाग में है गुरमीत जी, कि जो फैमिली चार्ट होता है उसके हिसाब से भी प्रेडिक्शन की जा सकती है? देखो, कोई भी प्रश्न आपसे, कोई भी अपने जीवन में मेरे से प्रश्न पूछने आएगा जी सिर्फ उसी के चार्ट पे बता दूं जी, तो थोड़ा सा मुझे आधा अधूरा ज्ञान लगता है। ठीक है। फैमिली चार्ट में पूरी की पूरी चीज़ें आपकी निकल के आ जाती हैं। जैसे मैं हॉस्पिटल में बाईपास के लिए गया हूँ, जी तो मेरी पत्नी के चार्ट में भी आ रहा है कि उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में है, ठीक है। मेरी बेटी के चार्ट में भी प्रॉब्लम आ रही है कि पिताजी और hospital और रहेंगे। छोड़ो, मेरा पार्टनर जो बाहर बैठे हुए हैं वो तो मेरा फैमिली का हिस्सा नहीं है ना, उनके भी चार्ट में आ रहा है कि उनका पार्टनर इस समय ट्रबल में है, हॉस्पिटल बैठा हो। और अब इंसान को डिसीजन लेना है ये कब बाहर आएगा। जब वो प्लेनेट, जब 12वां घर हॉस्पिटल का है, जब वो 12वां घर के प्लेनेट थोड़ी बेटर पोजीशन में आएंगे तो वो व्यक्ति ठीक हो जाए। अच्छा, मेरा एक और सवाल है जो अक्सर दिमाग में रहा है, वो सालों से रहा है। जब भी हम अखबार पढ़ते हैं तो उसमें वो हमने 12 जोड़ी एक साइन के बारे में पढ़ा है, और उसमें लिखा होता है कि भाई मेष राशि वालों को धन मिलने की आशंका है, ये सब चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें लिखी होती हैं। इसी एग्जाम्पल को एक क्रिकेटर से हम रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल MS धोनी, या फिर फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर। उनकी प्रेडिक्शन या उनका हॉरोस्कोप ये बता रहा है कि ही इज़ अ क्रिकेटर, वो अपने खेल वाली दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाएगा, ठीक है। फिर एक खिलाड़ी है, बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है अभी, लेकिन उसके बाद, रिटायरमेंट के बाद या फिर रिटायर होने से पहले भी, जब वो खेल रहे होते हैं तभी वो बिजनेस में एंट्री कर जाते हैं और वहाँ पे भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो ये कैसे कॉम्बिनेशन होता होगा? देखो, 10th हाउस हमारे कर्मों को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हमें किसी भी चीज़ में अप्रत्याशित सफलता मिलनी है उसमें 10th हाउस, और धन के लिए मैंने बोला 2nd और 11th हाउस, ये एक्टिवेट है। अगर वो सारे प्लैनेट एक्टिवेट है जो स्पोर्ट्स से भी आपको कनेक्ट कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम 2nd और 11th प्लैनेट हाउसेस भी बहुत अप्रत्याशित रूप में आपके पॉजिटिव साइड में चल रहे हैं, तो जब ये कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनी होती है चार्ट में, तो एट ए टाइम बंदा कई फील्ड में बहुत अच्छा कर जाता है। और अब मैं एक बहुत बड़ा आपको थोड़ा सा अलग टेरिटरी में ले जाता हूँ। ईशमीत सिंह नाम का एक सिंगर ने एक शो जीता था, याद है, और कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो गई थी। तो उसका मैंने चार्ट देखा था, उसका 8वें घर, एक नवा चार्ट में 8वां घर एक्टिवेट हो रहा था, और 8वां घर हाउस ऑफ डेथ है। तो वो बड़ी अजीब सी चीज़ देखी कि कहाँ तो उसको सफलता मिल रही है। D1 चार्ट में 10th हाउस बड़ा अच्छा एक्टिवेट था, वही प्लैनेट नवाश में अष्टम में भी था। अष्टम मीन्स कष्टम, मृत्यु तुल्य कष्ट। तो वो एक ही दशा आपको कहीं से ले जाके कहाँ पटक दे, ये आपको समझने की सारी गेम। अच्छा, आप ये बताइए, आपकी कौन सी ऐसी प्रेडिक्शन थी जिस पर लोगों ने शक किया हो, आपके परिवार वालों ने शक किया हो कि यार क्या बोल रहा है तू, ऐसा थोड़ी होता है, और आपने वीडियो भी बना दिया हो और लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट किए हो, लेकिन बाद में वो 100% सच हो गई हो? वो विराट कोहली की प्रेडिक्शन थी। अच्छा। विराट कोहली बहुत अच्छी फॉर्म में थे। अब कोई विराट कोहली के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता था, बल्कि 2-4 लोगों ने ना, जो विराट कोहली की जिन्होंने स्टेटस में फोटो लगाई थी, उन्होंने मेरे से आके बार बार 10 बार पूछा कि आप क्या लिख रहे हो, ये क्या लिख रहे हो। मैंने कहा यार मैं लिख देता हूँ। मुझे जब शेयर मार्केट की तेजी आ जाएगी ये लिख दिया था, जब कोरोना टॉप पे था। तो कोरोना में लोग मेरे को तब भी अजीब से क्या रहे थे, नया नया पैदा हुआ एस्ट्रोलॉजर है, पता नहीं क्या बक रहा है। मैंने कहा ये आने वाला समय ही पहचान कराएगा कि एस्ट्रोलॉजर कितना सच है कितना गलत है। ये उसकी बौद्धिक क्षमता का लोग तब लोहा मानते हैं जब उसकी कुछ प्रेडिक्शन ठीक हो जाती है। आज मेरे पास आपके मंच पे कहने लायक बहुत कुछ है, लेकिन उस दिन तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। सही बात है। शेयर मार्केट वाली तो मेरी पहली बड़ी प्रेडिक्शन थी। मैं खुद ही भीतर से सहमा हुआ था कि जो मैंने रिसर्च किया क्या वो सही होने वाली है नहीं होने वाली। लेकिन आत्मविश्वास की डोर को मैंने पकड़ के रखा दोनों समय में। लोगों ने मुझे विराट कोहली के टाइम में भी बोला, लेकिन मुझे पता था ये राहु वीनस इसको ये दिन जरूर दिखाएगा, और ऐसा हुआ भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत जी आपका हमारे मंच पर आने के लिए और इतनी सटीक भविष्यवाणियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं आपने जितनी भी प्रेडिक्शन अब आपके दिमाग में होंगी, आने वाले टाइम में आप करेंगे, वो भी सटीक साबित होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद अश्विनी जी, इतने अच्छे मंच पे आप मुझे लाए। और शायद मेरा तो बहुत कम सफ़र अभी पॉडकास्ट का शुरू हुआ है, लेकिन मैं आपके इस सफ़र में आपके मतलब आज आपके साथ जो बैठा हूँ, मेरे लिए भी बहुत एक अलग टाइप की अनुभूति। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप दोस्तों, अगर आप भारत देश से नाता रखते हैं और आप सनातन की समझ रखते हैं या अपने धर्म की समझ रखते हैं, और अगर आपको यकीन है ज्योतिष पर, अगर आपको यकीन है न्यूमरोलॉजी पर,
तो आपको ऐसे लोगों के बातें समझनी चाहिए, सुननी चाहिए और उनके ऊपर अपना जो भी विश्वास है वो बना करके रखना चाहिए। अगर आप अपने जीवन को सही तरीके से, सही दिशा में और सही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी एक अहम रोल उसमें अदा करती है। ये सब सीखा है मैंने आज 1 घंटा गुरमीत जी के साथ बैठ करके। इस पॉडकास्ट के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप में से किसी को भी गुरमीत सिंह जी की सेवाएं चाहिए, उनसे आप अपना भविष्य दिखवाना चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो नेहरू प्लेस में इनका ऑफिस है, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मेंशन की गई हैं। अगर आपको सर से मिलना है, बात करनी है, मुलाकात करनी है, तो सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। भविष्यवाणियों के विज्ञान की सही और सटीक समझ रखने वाले गुरमीत सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।